Hello students, as you all know that we are in chapter 9 ray optics, and for today our new topic is refraction of light. In our previous video lecture we have discussed about reflection of light. Now अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये टॉपिक आपने अपने प्रीवियस क्लासेस जैसे कि क्लास 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन एडिशनल कुछ इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है. तो स्टार्टिंग से इसे अच्छे से बेसिक्स बनाते हुए, कंसेप्ट बनाते हुए यहाँ पे आगे हम इस पे बढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करवाते हैं. जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पे दो मीडियम ले लिए हैं. एक कौन सा मीडियम है, एयर है, और दूसरा है यहाँ पे ग्लास. तो जब लाइट रे फ्रॉम एयर टू ग्लास ट्रैवल करके जाएगी तो देखिए लाइट रे कौन सी है, ए ओ जाना चाहिए था इसे कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे दूसरा मीडियम ग्लास आया तो उस केस में लाइट ने अपने पाथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. ऐसे से वो इस तरीके से हो गया. तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है, पाथ चेंज हुआ है लाइट का. तो इसी पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? मोस्टली आप बेंडिंग ऑफ लाइट भी पढ़ते हो, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. तो इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, the change in path of light as it goes from one medium to another medium. तो इसी को कहते हैं हम refraction of light. तो अब यहाँ पे बात आती है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों हुआ. यहाँ पे मतलब हमें रिफ्रैक्शन का कॉज जानना है कि लाइट ने अपने पाथ को चेंज क्यों किया. तो इसका रीज़न क्या है, आपको पता है जो लाइट की स्पीड होती है इन वैक्यूम और एयर वो कितनी होती है, c इज़ इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो लाइट की सबसे ज़्यादा जो वैल्यू स्पीड होती है उसकी वो किस में होती है, वैक्यूम या फिर एयर में होती है. तो जब हम बात करते हैं किसी और मीडियम की, जैसे कि यहाँ पे कोई और मीडियम क्या आ गया है, ग्लास आ गया है, या फिर इसके अलावा वाटर ले लेते हैं आप, या कोई और अदर ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम ले लेते. तो उस केस में क्या होता है, अदर देन वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर के जो और यहाँ पे मीडियम होते हैं उस पर जो लाइट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है. मतलब जो लाइट की स्पीड है, मान के चल लीजिए उसे मैंने v मान लिया, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है. किसके कंपैरिजन, जो उसकी वैक्यूम में रहती है. तो देखिए अब आप खुद ही समझिए कि जब आप क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो एक पूरी प्रॉपर एक मैक्सिमम स्पीड लेके जा रहे हैं. तो अचानक से अगर आपकी स्पीड चेंज हो जाए तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका जो पाथ ट्रैवल होता है वो भी चेंज हो जाता है. तो वैसे ही क्या होता है कि जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जैसे एयर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास में यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. कम होने की वजह से यहाँ पे उस पर्टिकुलर लाइट का पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो इसी पूरे फिनोमिना की वजह से, इसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ टेक प्लेस होता है, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन को टेक प्लेस करवाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को टेक प्लेस करवाती है. उस मीडियम की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पर्टिकुलर मीडियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, लाइट अपने पाथ से ज़्यादा वहाँ पे अपने मीन पाथ से अपने पाथ को ज़्यादा चेंज कर रही है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा. रिफ्रैक्शन से, अब देखिए रिफ्रैक्शन को हम बेंडिंग भी बोल रहे हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं. तो याद रखना कि यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन आएगा तो आप उसे बेंडिंग मान के चलिएगा, बेंडिंग. तो इट मीन्स किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उस पर्टिकुलर लाइट को उसके मीन पाथ से उतना ही ज़्यादा क्या करवाएगा, डेविएट करवाएगा. तो इट मीन्स उतना ही ज़्यादा उस लाइट का वहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग टेक प्लेस होगा.
अब समझ लीजिए, अब यहाँ पे हम ऐसे भी मान के चल सकते हैं, अगर आपको मैं सिंप्लिसिटी के लिए बता दूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो मान के चल लीजिए जैसे हमने यहाँ पे दो मीडियम्स ले रखे हैं, एक एयर ले रखा और एक ग्लास ले रखा। आपको पता है एयर और ग्लास में जो मॉलिक्यूलर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की, स्पेसिंग की, तो एयर में के केस में स्पेसिंग ज़्यादा होती है। ग्लास के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, पास होते हैं, मतलब यहाँ पे डेंसली वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। और एयर में क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखें कि अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से एक स्पेस ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एयर पे एक स्पेस ले लूँ, तो किस वाले स्पेस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ग्लास के केस में होंगे। यहाँ पे एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा क्या होंगे, एटम्स होंगे। लेकिन एयर के केस में क्या होगा, मैक्सिमम हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ही हमें क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। तो इट मीन्स कि हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा ही डेंसली फॉर्म में प्रेजेंट है कौन, मॉलिक्यूल्स और एटम स्पेस में। तो इट मीन्स ये कैसा मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे डेंसर मीडियम हो जाएगा। कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। और यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो इट मीन्स ये हम यहाँ पे कैसा मीडियम लेके चल रहे हैं, रेयरर मीडियम। सो दिस इज रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन है इस वाले केस में, इस वाले केस में ग्लास, और इस वाले केस में रेयरर मीडियम कौन है, एयर। तो आपको याद रखना है जिसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। जिसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वो होगा वहाँ पे रेयरर मीडियम। तो हम यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे समझ सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिलेटिव, एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे किसी के साथ क्या करा रहे हैं, उसका कंपैरिजन करा रहे हैं। तो इट मीन्स कहीं पे भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, अनदर मीडियम के। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ इसे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे वन की जगह क्या लिखेंगे, बी मीडियम, मतलब ग्लास की बात हो रही है, और अनदर मीडियम की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट भी कराया जाता है, तो किससे कराया जाता है, बहुत सारी बुक्स में से एन से भी इंडिकेट करा रखा है और बहुत सारी बुक्स में म्यू से भी इंडिकेट करा रखा है। तो मैं आपको म्यू से इंडिकेट करवा के बता रही हूँ कैसे। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है तो आपको याद रखना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख रहे हैं, मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसको हमने उसके साथ लिखना है नीचे, ठीक है, म्यू बी। और विद रिस्पेक्ट टू ए बोला है तो ए को उसके बाद लिखना है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, बी को तो अब उसी की जगह पे रखिए। देखिए मीनिंग तो इसका क्या है, वही है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन इसके इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कोई किसी भी इंडिकेशन में आपको दे दिया जाएगा तो आपको दोनों इंडिकेशन इसके याद रखना है या तीनों इंडिकेशन याद रखना है, ठीक है। तीनों इंडिकेशन मतलब अभी बता रही हूँ कौन कौन से तीन इंडिकेशन, तो एक तो समझ में आ गया होगा। दूसरा इंडिकेशन क्या है, बी तो यहीं पे रहने दीजिए। अब इस ए को ऊपर की तरफ लेके चले जाइए इस तरीके से, ठीक है। और एक और तरीका है कि बी को उसी की जगह पे रहने देना है, बस ए को हमें क्या कराना है, डांस करवाना है। कभी इसके पीछे कराया, अभी उसके ऊपर यहाँ पे है ऊपर की तरफ। अब इस ए को कहाँ की तरफ लेके आ जाइए, यहाँ की तरफ लेके आ जाइए, ठीक है। तो इन तीनों का ही जो मीनिंग है वो एक होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर इस केस में यहाँ पे ऐसा लिखा होता है मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जहाँ पे बी है वहाँ पे ए आ जाएगा, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी आ जाएगा। अब आता है इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है आपको इससे याद रखना है। क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा हुआ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, म्यू बी, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब अपॉन ए, ठीक है। इस तरीके से लिखा है म्यू बी अपॉन म्यू ए।
अगर यहाँ पे 1-2 के हिसाब से दिया रहता तब कैसे करते? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से μ2/μ1। अब अगर बात आती है आपके पास, हम यहाँ पे मीडियम जो भी है B, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसी और मीडियम। यहाँ पे A तो कोई और मीडियम भी आ सकता है, ठीक है, वो ग्लास भी आ सकता है, ग्लास तो है ही है पहले से B मीडियम, मतलब यहाँ पे वाटर भी आ सकता है, केरोसिन भी आ सकता है, ग्लिसरीन भी आ सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जिसके साथ इसका कंपैरिजन देख रहे हैं वो अगर यहाँ पे फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर हुआ, तो उस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B। तो इसमें क्या बताया मैंने कि अगर यहाँ पे मीडियम A क्या हो जाए? वैक्यूम या एयर हो जाए। जैसे कि अभी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A बोल रहे थे ना, तो उसे कैसे इंडिकेट करा रहे थे? म्यू, B और A करके दिखा रहे थे। तो अगर इसमें A मीडियम, वैक्यूम या एयर हो जाए तो उस केस में उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B। तो इसको हम किससे दिखा सकते हैं? म्यू B से भी दिखा सकते हैं। अब आता है इसका फॉर्मूला। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको याद रखना, या फिर हम इसे म्यू से भी दिखा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है C/V। अब ये C/V क्या हुआ? C यहाँ पे क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर कौन? एयर, अपॉन V का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें मीडियम कुछ भी आ सकता है। तो म्यू का फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इज इक्वल्स टू C/V होगा, ठीक है, जिसमें C के स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर जो कि होते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है, और V यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो जो भी मीडियम होगा उस मीडियम के हिसाब से डिसाइड होगा कि वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी। तो अब आप इसी के हिसाब से देख के बताइए। देखिए न्यूमरेटर तो ऑलवेज ग्रेटर ही रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V की वैल्यू चेंज होगी और V की वैल्यू C से क्या रहेगी? कम ही रहेगी ऑलवेज। तो इन केस अगर कहीं पे हम बात कर रहे हैं कि दोनों के दोनों ही यहाँ पे, जैसे कि ऊपर तो C आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे हमने मीडियम भी क्या ले रखा है? दूसरा एयर ही या वैक्यूम ही ले रखा है, तो V की जगह यहाँ पे भी क्या आएगा? C आएगा। तो इट मीन्स कि जो म्यू की वैल्यू है वो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी? वो स्टार्ट होगी ऊपर भी C नीचे भी C, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? म्यू की वैल्यू इस केस में 1 निकल के आएगी, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रही है, तो चेंज क्या होगी? कम ही आएगी निकल के। अगर डिनोमिनेटर कम आएगा तो उस केस में क्या होगा? तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। तो इट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके निकल के आएगा? 1 के निकल के आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A वो किस किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया A एंड B, कि जो भी वहाँ पे पेयर ऑफ मीडिया यहाँ पे एक्चुअली वो टीवी वाली मीडिया नहीं है, ये मीडिया मतलब यहाँ पे मीडियम का प्लूरल बोला गया है मीडिया, ठीक है। 2 मीडिया है ना, मीडियम है क्योंकि यहाँ पे A एंड B। तो यहाँ पे इन दोनों का नेचर कैसा है? नेचर का मतलब ये है कि 2 जैसे हमने मीडियम ले रखे हैं, कि एयर है, ग्लास है, कि ग्लास वाटर है, कि ग्लिसरीन वाटर है, तो पेयर ऑफ मीडिया के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है कि कैसा पेयर है, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जैसे विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा आपने पढ़ रखा है, विबग्योर होता है, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि जो कलर है उस पर्टिकुलर लाइट का वो किस पर्टिकुलर उसके फैक्टर की वजह से है, किस पर्टिकुलर उसकी क्वांटिटी की वजह से है, तो आपको याद रखना है वेवलेंथ। तो जो भी उसकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ उसके कलर को शो करती है, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है कौन? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली करता है कि इन्वर्सली? तो उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन देखनी है। एक्सप्रेशन कैसी है? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे ही लिखते हैं ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू B अपॉन म्यू A। म्यू का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी रिसेंटली, C/V करके पढ़ा था।
तो मैंने वही लिखा है c बाय म्यू बी के लिए क्या होगा, c अपॉन v की जगह क्या आ जाएगा, वी बी। म्यू के लिए क्या होगा, c अपॉन नीचे से ऊपर की तरफ रखेंगे c और ऊपर क्या हो जाएगा, वी ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी मीडियम। अब c से c कट हो जाएगा तो वी ए अपॉन वी बी आ गया है। अब आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ रखा है न्यू लैम्डा, जिसमें न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जब रिफ्रैक्शन होता है टेक प्लेस तो उस केस में वेवलेंथ ऑफ लाइट तो चेंज हो जाती है, लेकिन उस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम रहती है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम जाने के टाइम पे वो बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन वेवलेंथ में चेंज आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई कि न्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने न्यू एज इट इज़ रखा, वी ए के बदले न्यू एज इट इज़, और ए की बात हो रही है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वी बी के लिए क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा बी हो जाएगा। यहाँ पे न्यू से न्यू कट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट, और हमारे पास आएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। तो म्यू बी अपॉन म्यू ए कितना निकल के आ गया, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, जिसमें हमें दिख रहा है कि जो बी बी वाले रिलेशन है वो कैसे आ रहे हैं निकल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे क्या बात साबित होती है कि अगर कहीं पे किसी पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ क्या है, कम है, किसी लाइट की वेवलेंथ कम है, तो उसके लिए जो वो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इट मीन्स, बताया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज़्यादा, मतलब बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उस लाइट की बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे मैंने पूछ लिया, विबग्योर होता है ना, विबग्योर, विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, और वी जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में टेक प्लेस होगी, अगर हम इसे ग्लास से पास करेंगे तो किसकी सबसे ज़्यादा बेंडिंग टेक प्लेस होगी, जिसका यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा, जितना कम होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, तो इट मीन सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट की होगी, और सबसे कम बेंडिंग किसकी होगी, यहाँ पे रेड की होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इनका रिलेशन कैसे निकल के आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। साथ ही साथ वेलोसिटी का भी आपको दिख रहा होगा रिलेशन कैसा आ रहा है इसमें, वी ए अपॉन वी बी करके यहीं पे देख लीजिए, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि जिस पर्टिकुलर चीज़ का जितना ज़्यादा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि म्यू ए भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। मतलब जिस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, उस पर्टिकुलर मीडियम में उस लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और फर्स्ट थिंग, जिस पर्टिकुलर मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको हम कैसा मीडियम कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उस पर्टिकुलर मीडियम को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो पहला लॉ यहाँ पे क्या है, पहला लॉ वही है जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ पढ़ा था। तो बस चेंज करने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन कौन सा है यहाँ पे, एक्स और एक्स डैश। तो आपको याद रखना है कि तीनों के तीनों, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, जिसमें आपको दिख रहा होगा ए ओ यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ओ बी यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, और एन एन डैश यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। तो चलते हैं सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। तो आपको पता है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, तो उसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल रे, तो इसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं है, लेकिन एक केस होता है जहाँ पे एंगल आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल हो सकता है। कौन से वाले केस में, नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है कि लाइट का बिना डेविएशन होते, अगर जैसे कोई यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस
के परपेंडिकुलर, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर कोई अगर लाइट इंसिडेंट करती है तो वो बिना डेविएशन के सीधे सीधे निकल के आगे चली जाती है। देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, मतलब देयर इज़ नो बेंडिंग टेक प्लेस। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल आई भी 0 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। तो ये था थोड़ा एक अलग से नोट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं इसका स्नेल्स लॉ क्या बोलता है। स्नेल्स लॉ बोलता है, देखिए अब आपको ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से ही आप इसकी क्या बनाएंगे, यहाँ पे वर्ड सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या है देखिए, द रेशियो, अब रेशियो कर रखा है ना हमने, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट which is called the relative refractive index of medium B with respect to A। देखिए बहुत सिंपल है, दोबारा बोल देती हूँ कि जो भी रेशियो होता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो किसके इक्वल होता है, एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। और वो कांस्टेंट किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए के। यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपको यहाँ पे 2 रूल्स याद रखना है जब भी आप रिफ्रैक्शन की तरफ यहाँ पे देखेंगे जाएंगे। तो लाइट रे जरूरी नहीं कि ऑलवेज रेयर से डेंसर की तरफ एंटर करे, वो डेंसर से रेयर की तरफ भी एंटर कर सकती है। तो उस केस में बेंडिंग कैसे टेक प्लेस होगी, तो जब लाइट रे फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो उस केस में जो भी लाइट रे होती है वो बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है, कि वो टूवर्ड्स के नॉर्मल, जो भी नॉर्मल के टूवर्ड्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेंड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये लाइट रे है, इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन सेकंड डेंसर मीडियम आने की वजह से वो क्या हो गई है, नॉर्मल के टूवर्ड्स क्या हो गई है, बेंड हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एंगल आई, ये एंगल आई है और फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आई होना चाहिए, ठीक है, ये भी एंगल आई। तो इस वाले केस में फ्रॉम रेयर से डेंसर वाले केस में आपको याद रखना है कि जब भी लाइट रे ट्रैवल करती है तो उस केस में एंगल आई ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। सेकंड बात करते हैं कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ आए तो उस केस में याद रखना, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस केस में देखिए डायग्राम कैसे बन रहा है कि देखिए लाइट रे ऐसे आनी थी और यहाँ पे अगर ये मीडियम नहीं होता, रेयर मीडियम, तो इसने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही जाना था। लेकिन रेयर मीडियम आ गया तो उस केस में ये क्या हो गया, बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गया है। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे देखिए कि अगर ये आई है तो इसमें भी क्या होना था, आई होना था, और ये क्या है यहाँ पे आर है। तो इस केस में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आर ज़्यादा दिख रहा है ना एज कंपेरिजन टू आई के। तो उस केस में उल्टा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कम बनेगा एज कंपेरिजन टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है।